आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम बात करेंगे पांचवें मुगल सम्राट की, शहजादे खुर्रम, जिन्हें पूरी दुनिया शाहजहां के नाम से बेहतर जानती है। दिलचस्प बात यह है कि खुर्रम का मतलब ही होता है खुशी, लेकिन इनका जीवन, खैर, ये सिर्फ एक शासक की कहानी नहीं है जिसने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया। इन्होंने इतिहास के पन्नों पर कला और वास्तुकला की एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसका अंत सच में बेहद मार्मिक और दुखद था। इनके जीवन की विडंबना सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ वो शासक जिसने प्यार की खातिर दुनिया का सबसे महान स्मारक खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ एक लाचार पिता जिसने एक कैदी के रूप में अपनी आखिरी सांस ली। पूरी ताकत और समृद्धि के एकदम शिखर से लेकर उस एकांत और दुखद अंत तक का यह सफर कितना नाटकीय रहा होगा, यह समझना बेहद दिलचस्प है। तो इस सफर को हम चार मुख्य पड़ावों में समझेंगे। पहला, उनका शुरुआती जीवन और गद्दी तक का सफर। दूसरा, उनका वो मशहूर स्वर्णिम युग। तीसरा, एक महान निर्माता के रूप में उनकी पहचान। और आखिर में वो दुखद उत्तराधिकार जिसने मुगल इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, प्रारंभिक जीवन और सिंहासन पर उनका आरोहण। देखते हैं कि राज करने के लिए ही जन्मे एक युवा राजकुमार की शुरुआत आखिर हुई कैसे। इनका उदय कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि काफी तेज और घटनाओं से भरा हुआ था। 1592 में लाहौर में सम्राट जहांगीर और जगत गोसाई के यहाँ इनका जन्म हुआ। इसके बाद 1612 में इनका विवाह हुआ इनकी सबसे प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम से, जिन्हें इतिहास मुमताज महल के नाम से जानता है। और फिर 1627 में पिता की मृत्यु के बाद एक बहुत ही कड़े और खूनी संघर्ष को जीतकर 1628 में आगरा में मुगल सम्राट के रूप में इनकी ताजपोशी हुई। मतलब ये सफर बिल्कुल सीधा नहीं था, बल्कि कूटनीति से पूरी तरह भरा हुआ था। एक बात और, सत्ता इन्हें कोई चांदी के चम्मच के साथ विरासत में नहीं मिल गई थी। बचपन से ही बेहद होशियार और निडर खुर्रम को एक अजेय सैन्य और राजनीतिक ताकत बनने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। वो फारसी और तुर्की भाषाओं के पक्के जानकार थे। राजनीति और युद्ध रणनीति की इसी गहरी शिक्षा ने उन्हें भविष्य के उस बेहद शक्तिशाली मुगल सम्राट के सांचे में ढाला जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, यानी उनका स्वर्णिम युग। 1628 से 1658 के बीच का वो समय जब ये साम्राज्य बेहिसाब दौलत और ताकत के एक अभूतपूर्व दौर में पहुंच गया। देखिए, शाहजहां का शासनकाल सिर्फ खूबसूरत इमारतों के लिए ही नहीं जाना जाता। इस पूरे साम्राज्य की नींव असल में चार बेहद मजबूत स्तंभों पर टिकी थी। पहला, एक बहुत ही कड़ा प्रशासन। दूसरा, व्यापार और कला का तेज विकास। तीसरा, मुगल सेना का बड़े पैमाने का विस्तार। और चौथा, एक निष्पक्ष और बेहतर न्याय व्यवस्था। इन्हीं चार चीज़ों ने मिलकर मुगल साम्राज्य को इतना ज्यादा समृद्ध और सुरक्षित बना दिया था। अब साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो भारी सैन्य दबाव तो बनाना ही पड़ेगा। दक्षिण भारत और दक्कन के इलाकों में कई आक्रामक सैन्य अभियान चलाए गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ जमीन हथियाने के लिए नहीं था, बल्कि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा जैसी अहम जगहों पर अपना पूरा दबदबा और कंट्रोल बनाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल थी। यहां से हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, महान निर्माता, यानी उनकी विरासत का वो बिल्कुल चरम बिंदु, जब वो इतिहास के सबसे मशहूर वास्तुकला संरक्षक के रूप में दुनिया के सामने आए। शान और शौकत का उनका जो जुनून था ना, वो साफ छलकता है। उनके पास इतना पैसा था कि मुगल वास्तुकला सच में अपने स्वर्ण युग में पहुंच गई। आगरा का वो बेदाग सफेद संगमरमर वाला ताजमहल ले लीजिए, या फिर दिल्ली का विशाल लाल पत्थर से बना लाल किला, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार जामा मस्जिद हो या आगरा की बेहतरीन मोती मस्जिद, वास्तुकला का ये एक ऐसा स्तर था जो दुनिया ने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। लेकिन इन शानदार इमारतों के पीछे एक ऐसा गहरा व्यक्तिगत दुख छिपा था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1631 में बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल का निधन हो गया। ये शाहजहां के लिए एक इतना बड़ा और विनाशकारी सदमा था जिसने उनके जीने और सोचने के पूरे तरीके को एक बिल्कुल नया और बेहद भावुक मोड़ दे दिया। 22, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन अथक और लगातार 22 सालों की मेहनत है जो मुमताज की याद में ताजमहल को खड़ा करने में लग गए। ये सिर्फ ईंट पत्थरों का कोई ढांचा नहीं था, बल्कि सच्चे प्यार की एक अमर श्रद्धांजलि थी, जिसे आज दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। इस एक छोटे से नंबर में दशकों की भारी मेहनत और बेपनाह मोहब्बत दोनों ही समाई हुई हैं। और अब भाग 4, दुखद उत्तराधिकार।
स्वर्णिम युग की उन चकाचौंध भरी ऊंचाइयों से निकलकर अब हम उनके आखिरी सालों की उस अंधेरी और भयानक सच्चाई की तरफ मुड़ते हैं। हुआ यूं कि 1657 में शाहजहां अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और इस एक घटना ने पूरे साम्राज्य में तुरंत हाहाकार मचा दिया। उनकी इस बीमारी ने उनके 4 खास बेटों दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच दिल्ली के तख्त के लिए एक खौफनाक और क्रूर जंग छेड़ दी। ये सत्ता के लालच में भाई के खिलाफ भाई की एक बेहद खूनी लड़ाई थी। इनका पतन इतनी तेजी से हुआ कि ये कल्पना करना भी मुश्किल है। 1657 की उस बीमारी से लेकर ठीक 1 साल बाद 1658 तक विजेता औरंगजेब ने अपने ही पिता से सारी ताकत छीन ली। इतिहास के सबसे महान और ताकतवर सम्राटों में से एक को उसी के आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। उनकी पूरी दुनिया अब सिर्फ एक छोटी सी खिड़की तक सिमट कर रह गई थी, जहां से वो बस ताजमहल को निहार सकते थे। कैद में कई साल गुजारने के बाद आखिरकार 22 जनवरी 1666 को आगरा में इस अपदस्थ सम्राट ने अपनी आखिरी सांस ली। जिंदगी में नहीं सही, पर मौत के बाद वो दोनों फिर से एक हो गए। शाहजहां को ताजमहल के ठीक अंदर उनकी सबसे प्यारी मुमताज महल के बिल्कुल बगल में दफनाया गया। इतने भव्य और शानदार जीवन का ये सबसे शांत और दर्दनाक अंत था। लेकिन अगर हम उनकी पूरी विरासत पर नजर डालें तो वास्तुकला को उन ऊंचाइयों तक ले जाना, विश्व प्रसिद्ध स्मारकों को खड़ा करना और कला, संगीत और साहित्य का एक सच्चा संरक्षक होना, यही वो वजह है जिनके कारण वो आज भी भारतीय इतिहास के सबसे मशहूर शासकों में गिने जाते हैं। उनकी ये महान विरासत इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। इस पूरी चर्चा के खत्म होने पर एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या शाहजहां को उनके साम्राज्य की उस असीम ताकत और समृद्धि के लिए ज्यादा याद किया जाएगा, या फिर उनके प्यार के उस हमेशा कायम रहने वाले लेकिन बेहद दुखद प्रतीक के लिए? ये वाकई में सोचने वाली बात है कि इतिहास उस इंसान की विरासत को कैसे देखता है, जिसकी इतनी बड़ी सत्ता और ताकत अंत में उसी के टूटे हुए दिल के एक विशाल स्मारक के पीछे हमेशा के लिए छिप गई।